वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज कोटा लर्निंग पर हमारे साथ है हमारे छोटे भाई अभिषेक। और कोटा लर्निंग पे लास्ट टाइम आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, विशाल सर ने जो पॉडकास्ट किया था उसमें हमने कोटा लर्निंग के हमारे इंसाइट्स को शेयर किया, कैसे हम लोग टीचिंग करते हैं और क्या क्या यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या हमारा विज़न है और कैसे हम बच्चों का फ्यूचर अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं। जब हमने हमारा इंसाइट शेयर किया और आज मेरे छोटे भाई परिवार जैसे अभिषेक जी यहाँ पे आए, मैंने उनको बुलाया, पूरा सेटअप देखा, बहुत सारी बातें की। उसके बाद उनमें विचार आया कि जैसे हमने हमारा इंसाइट शेयर किया तो क्यों ना हम एक अभिषेक से उनका इंसाइट जाने कि कैसे उन्होंने छात्र जीवन में वो जो संघर्ष कर रहे हैं, सामाजिक कार्य वो करते रहते हैं, है ना, सबकी मदद करना, किसी को भी कोई भी परेशानी कभी भी अगर उन्हें पता चलता है तो वो कोशिश करते हैं कि सबकी मदद करें। तो क्या कैसा होता है एक छात्र का जीवन, और कि वो छात्र में पढ़ते भी हैं, अपना वो कार्य भी करते हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य करते हैं, और कितने संघर्षों से भरा होता है, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कोटा लर्निंग के इंस्टीट्यूशन पे आपका स्वागत है अभिषेक भैया, और सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैं शुरू करता हूँ कि आपका नाम आप लिखते हैं अभिषेक मीना कॉलोनी। तो जो कॉलोनी वर्ड है वो बड़ौदा का कोई गांव है शायद, जो आपका खुद का गांव है, एक छोटा सा गांव है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एक छोटे से गांव से आकर एक लड़का जो छोटे गांव में जिसका परिवेश है, वहाँ से उठकर आज ज़िले में अपनी एक अलग पर्सनल पहचान बनाया है, और संघर्षशील हैं आप बहुत ज़्यादा, और सामाजिक कार्य में आप बहुत एक्टिव रहते हैं। तो कैसे एक छोटा जो युवा है, छोटा जो छात्र है, वो जब ज़िले पे अपनी एक पहचान बनाता है, उसको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके जैसे अनेक युवा हैं जो भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते भी करना भी चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आप लोगों से प्रेरणा लेके आगे कार्य करेंगे। तो क्या क्या संघर्ष आपने किया है, क्या क्या संघर्ष आपने इसमें देखा है, तो आप कुछ बताना चाहें कि भाई कितना संघर्ष एक युवा को होता है जब वो छोटी जगह से बड़ी जगह पे आके अपना नाम बनाने की कोशिश करता है। तो हम जानना चाहते हैं आपसे कि भाई क्या क्या संघर्ष एक छात्र या युवा जो सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखता है, उसको क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है। सबसे पहले तो नवल भैया मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और आपकी पूरे टीम को कि आपने मुझे कोटा लर्निंग पे बुलाया, और मैंने यहाँ आपके पूरे सेटअप को अच्छे से देखा। और आपने एक प्रश्न किया कि ग्रामीण क्षेत्र से जिला स्तर पर आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो नवल भैया मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं काफ़ी सारी समस्याओं को देखता था गाँव में। जैसे सड़क की समस्या हो गई। जब मैं देखता था कि बड़ौदा के पास ही मेरा गांव है कॉलोनी, तो वहाँ मैं जब 10th क्लास में हो गया था तब तक भी वहाँ पे सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क थी। तो इतनी बुरी स्थिति होना, मैं समझता था कि यार ये किस कारण से होता है ये सब समस्याएं। तो मुझे जानने की बड़ी लालसाएं होती थी इन चीज़ों को। तो मैं धीरे धीरे समझने लगा, और फिर मेरी भी इच्छाएं सामाजिक कार्य करने की होने लगी जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता था, दूसरे लोगों को देखता था, टीवी में न्यूज़ वगैरह देखता था। तो मेरी इच्छा होने लगी सामाजिक कार्य करने की। फिर गांव से शहर में आकर अपना नाम बनाना, और उसके अलावा यहाँ जान पहचान करना, बहुत सारी कठिन समस्याएं हैं एक तरह से। और ग्रामीण क्षेत्र के छात्र के साथ बहुत सारी कठिन समस्याएं, ये बहुत बड़ी समस्या है मतलब। तो जब मैं सर्वप्रथम मैंने सामाजिक कार्यों का ठाना कि भाई अब अपन को आज प्रारंभ करना है सामाजिक कार्य करना, तो जब मैं यहाँ शहर के अंदर आया तो मुझे डर लगता था पुलिस वालों से भी कि कहीं ना कहीं अपन को गिरफ्तार ना कर ले, कोई अपन आवाज़ उठाए तो कुछ दिक्कत ना हो जाए अपन को। शुरू में जब कोई इनिशियल शुरू करता है तो लगता है कि कहीं अभी पुलिस वाले उठा के ना ले जाएं। जी सबसे बिल्कुल, पहला जो बेसिक जी बिल्कुल है ना। और इसी के साथ साथ क्या होता है ना कि जो घर परिवार में गांव वाले, साथ में रिश्तेदार और जो भी सामाजिक लोग हैं, सब मेरे से एक बात कहते थे, और मैं भी कई लोगों से सुनता था कि गांव का एक लड़का जिसके पास बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं हो और वो आकर मतलब एक नाम नहीं बना सकता है, इस तरह की बातें मेरे से मतलब मैं काफ़ी सुनने में मिलती थी। और सब लोग कहते थे कि भाई बड़े लोगों के जो बड़े धनी व्यक्ति होते हैं वही लोग राजनीति में ज़्यादातर से ऊपर जाते हैं, इस तरह की चर्चाएं मैं सुनता था। लेकिन मेरा मनोबल फिर भी बना रहा, और यहाँ आकर फिर
धीरे धीरे से सामाजिक कार्य करना प्रारंभ किए, गतिविधियों में जाने लगे। तो समस्या तो रहती है, समस्या तो एक जीवन का एक हिस्सा है, तो चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरा ऐसा मानना रहता है कि सामाजिक कार्यों में सभी जागरूक व्यक्तियों को और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, सभी को करना चाहिए, मतलब ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो सके, क्षेत्र के मुद्दों को उठा सके। लेकिन आपने कहा कि कठिनाइयाँ कितनी आती, कठिनाइयाँ तो एक जीवन का एक हिस्सा है, तो ये तो चलता रहता है, तो धीरे धीरे आगे अच्छा, बढ़ जाते हैं, जो तो सीखते हैं। जो युवा अभी फ्यूचर में सामाजिक कार्य में जुड़ना चाहते हैं, उनको आपका मैसेज ये है कि भाई कठिनाइयाँ तो आनी है, बट आप अपने काम में लगे रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेरे मन में सवाल है वो ये है कि जब हम सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा आदर्श हमारे जीवन में होता है जिनसे हम प्रेरणा लेके चलते हैं, कि उनको हमने देखा और उनको आदर्श मान के हमने सोचा कि यार क्यों ना इनकी तरह शुरू किया जाए। तो हम सब जानना चाहते हैं कि आपके आदर्श कौन है जिनसे प्रेरणा लेके आपने सामाजिक कार्य राजनीतिक क्षेत्र में शुरू किया। जी, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत जो व्यक्ति है वो है भगत सिंह जी। मैंने उनको अच्छे से पढ़ा, उनको अच्छे से देखा। उन्होंने काफ़ी कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दे दी, और साथ में कभी भी दमनकारी नीतियों से दबे नहीं, लड़ते रहे अन्याय के खिलाफ। तो मेरे आदर्श भगत सिंह हैं। जी, और अभिषेक भैया अभी आप कॉलेज में एक्टिव हैं, छात्रों के लिए कार्य करते रहते हैं, तो कुछ मैसेज जो आपको लगता है कि छात्रों को अपने जीवन में क्या मतलब राजनीति में या सामाजिक कार्य में कितनी भागीदारी रखनी चाहिए, या किन किन चीज़ों से एक छात्रों को बच के रहना चाहिए, कुछ मैसेज जो कॉलेज के छात्रों के लिए आप देना चाहते हैं, जो आपने पिछले 4-5 साल में जो भी कुछ सीखा है उसका कोई निष्कर्ष या कोई सजेशन जो नए बच्चे कॉलेज में हैं जिनको आप देना चाहते हैं, तो कोई मैसेज आपका बच्चों के लिए। देखो, मेरा कॉलेज के बच्चों के लिए एक ही मैसेज हमेशा से रहता है, और मैं समझाता भी हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है, कि भाई कॉलेज जो लाइफ होती है वो एक अहम मोड़ पर खड़ी होती है। उस समय छात्र की उम्र 20-22 के लगभग होती है, तो एक अहम उम्र होती है, मतलब, और अहम मोड़ होता है उस समय। तो क्या होता है ना कि छात्रों को उस समय कई रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय छात्रों को सही रास्ता चुनना चाहिए। सही रास्ता क्या है? जब भी आप कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाओ, तो केवल शिक्षा के उद्देश्य से कॉलेज में जाओ। वहाँ पूरा प्रयास करो कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करो। यदि आप सीखोगे तो आप अपने हक अधिकारों को जानोगे। मैं नवल भैया यहाँ क्या देख रहा हूँ वर्तमान में, हमारे ज़िले के अंदर श्योपुर में मैं काफ़ी छात्रों से मिलता हूँ। जो छात्र 12वीं पास कर कर जब कॉलेज में अपना दाखिला लेने के लिए आता है, तो उसको दाखिला लेने में भी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मेरे एक चीज़ समझ नहीं आती, जो व्यक्ति 12वीं पास कर लेता है जो छात्र, तो उसको इतनी समस्याएं क्यों? लेकिन उसको क्या है कि नवल भैया जानकारियों का अभाव होता है। यदि वही छात्र अच्छी तरीके से जानकारी ले, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, उसके बाद में जब कॉलेज जीवन में जब वो प्रवेश करे और कॉलेज में अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण करे, तो वो अपने हक अधिकारों को सीखता है, अपनी आवाज़ उठाना सीखता है। तो मुझे लगता है कि उसको कॉलेज में आकर केवल और केवल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, और साथ में सामाजिक मुद्दे जो भी छात्र को अच्छे ना लगे उसका विरोध करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका ये छात्रों के लिए मैसेज है, अवश्य ही वो उस पर अमल करेंगे और एजुकेशन को अपना प्राइमरी टूल बनाएंगे, क्योंकि एजुकेशन से ही हमारा लाइटमेंट होता है। जी जी। तो अभिषेक भैया, जैसे कॉलेज की बात चली तो एक और सवाल मन में आता है कि छात्र संघ चुनाव, जो छात्रों के चुनाव होते हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारे नियर बाई स्टेट में, राजस्थान में, आई थिंक पंजाब में भी अभी हुए हैं जी। तो नियर बाई स्टेट में कंटिन्यू छात्रों के चुनाव होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो अच्छा होता है, बच्चों में राजनीतिक वो समझ लेके आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो उनमें दरारें पैदा कर देता है, क्योंकि चुनाव जहाँ भी होता है तो कहीं ना कहीं मनमुटाव सा शुरू होता है और कई सारी चीज़ें वहाँ शुरू हो जाती हैं। तो कई लोग इसका विरोध करते हैं, कई लोग इसका सपोर्ट में हैं। आपका इस पर क्या विचार है? और अभी हमारे कॉलेज में छात्र संघ चुनाव जो यहाँ पर है, क्या उनकी स्थिति है
और क्या इसके बारे में जानकारी है जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं? जी। जी नवल भैया, है कि ये बहुत गंभीर समस्या है। छात्र संघ चुनाव ना होना एक गंभीर समस्या है, और मुझे ऐसा लगता है कि लगभग मध्य प्रदेश में 2017-18 में चुनाव हुए थे, जब से अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं। संघ चुनाव से क्या होता है नवल भैया कि नए युवा लीडर बाहर निकल कर आते हैं। जब छात्र जीवन से ही वो अपनी राजनीति की शुरुआत करता है, तो वो जब धीरे धीरे से आगे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको राजनीति के जो उसका गुण है वो उसके अंदर डेवलप होते जाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है ना नवल भैया कि छात्र संघ चुनाव ना करवाने से जो नए युवा जो लीडर है, जो चाहते हैं, जो राजनीति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। तो सरकार को, मेरा तो यही मानना है कि सरकार को हर साल छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए। आप हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान में देख लीजिए, जब वहाँ सरकारें चुनाव करवाती है तो वहाँ से युवा लीडर बाहर निकल कर आते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं करवाती है, तो जिस तरह से जो लोग राजनीति में जमे हुए हैं वही लोग जमे हुए हैं, उनके बाद में उनके बेटे, इसी तरह से राजनीति स्टेप बाय स्टेप चल रही है। जो कोई आम घर से जो व्यक्ति कोई राजनीति के अंदर आना चाहता है और जिसके अंदर क्षमता है, वो व्यक्ति आगे नहीं आ पा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को चुनाव करवाने चाहिए। जी, तो छात्र संघ जो एक अल्टरनेट हो सकता है, अल्टरनेट पॉलिटिक्स के लिए। जी 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 बिल्कुल। जी जी। तो जब पॉलिटिक्स की बात हुई है, तो क्योंकि अगर सामाजिक कार्य या छात्र नेता हमारे साथ और पॉलिटिक्स की बात ना करें तो ये पॉसिबल लगता नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान समय में या पहले भी कोई ऐसे 5 लीडर देश के पॉलिटिशियंस जो आपको लगता है कि हर किसी एक राजनीति के छात्र को, एक राजनीति के विद्यार्थी को उनसे सीखने को मिलता है, या वो राजनीतिक जीवन में एक सीख आपको देते हैं? कोई ऐसे 5 पॉलिटिकल लीडर के नाम? जी देखो, मैं आपको बता दूं, जिनको मैं पढ़ता हूँ और जिनको मैंने अच्छी तरीके से देखा है, और मैं काफ़ी प्रयास करता हूँ सीखने का, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, बड़े नेताओं से मैं काफ़ी प्रयास करता हूँ। मुख्य रूप से मैंने जब से राजनीति की शुरुआत हुई भारत में, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद से जैसे मैं देख रहा हूँ, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने काफ़ी कठिनाई की जो स्थिति थी, परिस्थिति थी देश के अंदर, उस समय बड़ी अच्छी तरीके से सरकार चलाई। तो मेरे लिए एक वो भी आदर्श व्यक्ति है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। किसान नेताओं में ले ले तो आप चौधरी चरण सिंह जी, और एक हमारे पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने एक हटकर पॉलिटिक्स प्रारंभ की। साथ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो नरेंद्र मोदी जी भी बहुत अच्छे मुझे नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि एक तो उनका जो व्यक्तित्व है वो साधारण परिवार से रहा है शुरू से, और वहाँ से प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय करना, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है छोटे से चुनाव लड़ने में, तो वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। और साथ में उनके जब मैं भाषण सुनता हूँ तो मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। कोई यूथ जो आपको लगता है नेशनल लेवल पे जिनसे आपको सीखने का मिलता है? यूथ में जैसे मैं आपको, अगर आप चाहें तो कुछ नाम सजेस्ट करें। एक है तेजस्वी सूर्या जी 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 जी, तेजस्वी वर्तमान में बहुत रविंद्र सिंह भाटी जी बहुत फेमस है, और भी कई सारे यूथ हैं। जी जी। तो ऐसा कोई यूथ आपको लगता है जैसे कि जो यूथ आइकन है, और जिससे जो युवा जो देश के हैं वो प्रेरणा ले सकते हैं? देखो, मुझे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो लगता है वो तो मुझे रविंद्र सिंह भाटी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ यूथ में, क्योंकि छात्र संगठन से लेकर, छात्र संघ से लेकर, जब वो सेम राजनीति किए हुए हैं, सेम राजनीति, स्कूलिंग से कॉलेजिंग से, बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से प्रारंभ से जब राजनीति स्तर से आगे बढ़े और एक मध्यम वर्ग से आते हैं, तो धरातल पे गरीब व्यक्ति की, आम व्यक्तियों की आवाज़ को अच्छे से पहचानते हैं कि किन चीज़ों की आवश्यकता है। और उनका जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं रविंद्र भाटी जी को मानता हूँ।
और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे भी आपने कहा कि यूथ आइकन में है और राजनीति के प्रेरणा स्रोत तो हैं सही। हम लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न सा होता है कि ये पार्टी एक्स पार्टी वाई पार्टी डब्ल्यू पार्टी, और पीछे ये लोग सारे अच्छे होते हैं, मतलब आपस में अच्छे बोलते हैं। तो आपको अगर कुछ इसके बारे में इंसाइट हो कि पीछे जो क्या होता है कि मतलब सारे लोग बढ़िया हैं कि जी, जैसे जी, जी, बिल्कुल। सामने तो ऐसा लड़ेंगे विरोध करेंगे हमको ऐसा दिखता है, और पीछे बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, जी, जी, एक दूसरे जी। की मदद भी करते जी, हैं, ऐसा जी। सुना है हमने। तो जी। क्या रियलिटी में सब लोग ऐसा एक दूसरे की मदद करते हैं, अच्छा नहीं, कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल रियलिटी में कोऑपरेट करते हैं। और क्या होता है ना कि राजनीति विचारधाराओं का खेल है, कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेनी चाहिए। ये व्यक्तिगत विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है राजनीति, राजनीति विचारों की लड़ाई है। तो विचारों के ऊपर लड़ी जानी चाहिए, ना कि पर्सनली लड़ी जानी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा आपने बताया। तो हमें पता चला कि भाई पीछे सब लोग कोऑपरेट ही करते हैं। और इसके अलावा हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है कि श्योपुर में एक नशे को लेकर बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव मूवमेंट चल रहा है, और उसमें हमें देखने को मिला कि सभी लोगों ने, चाहे वो किसी भी तरह से बिलोंग करते हों, जब एक सामाजिक समस्या सामने आती है तो सारे लोग कलेक्टिवली इकट्ठा होते हैं। तो नशे का मूवमेंट ने बहुत अच्छा उसका जोर पकड़ा है, उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है। तो नशे के खिलाफ आपके क्या विचार हैं, और कॉलेज के छात्रों के लिए पर्टिकुलर नशे से दूरी बनाए रखने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और क्या क्या प्रयास आप और आगे करने वाले हैं? देखिए, नशा एक बहुत घातक बीमारी है, जो जिन्होंने लाखों परिवार को भविष्य को उजाड़ दिया है। नशा बहुत घातक बीमारी है, और इसकी जड़ें बहुत बड़ी फैली हुई है मतलब। तो श्योपुर के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने इस विषय को सुना, देखा कि सभी लोग एक ऐसे मुद्दे पर एकजुटता से आ रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो नशे के लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम हमारे संगठन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया कि भाई कॉलेज स्तर पर, स्कूल स्तर पर एक अभियान चलाया जाए, जागरूकता अभियान, जिससे छात्र जागरूक हो सके। साथ में जो भी लोग नशा करते हैं या जो लोग बेचते हैं, इनको जल्द से जल्द इनको पकड़ा जाए ताकि नशे पर लगाम लग सके। साथ में क्या होता है ना कि नशे पर लगाम लगाना इतनी मतलब बहुत जल्दी, ये काम बहुत जल्दी का नहीं है, ये काम धीरे धीरे हो सकता है। अब वर्तमान में क्या हो रहा है ना कि नशे की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, तो इतनी जल्दी से ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। लेकिन यदि हमारे समाज के हर व्यक्ति ये ठान ले कि हमें नशा ख़त्म करना है, तो इसको बड़ी जल्दी से ख़त्म किया जा सकता है। और आपने जैसे बात कही कि आप इसके लिए कॉलेज स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हो, तो हमने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया था। उसके बाद में उन्होंने कॉलेज स्तर पर, स्कूल स्तर पर नशे को लेकर जागरूक भी किया है। और मैं भी छात्रों को यही संदेश देता हूँ कि भाई नशे से दूर रहिए और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। और इसके अलावा ये आपने नशे पे बताया हमें बहुत अच्छा, और हम कोशिश ही करते हैं कि आप जैसे और भी कॉलेज में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सभी लोग एकजुटता से अगर नशे के खिलाफ छात्रों को ही जागरूक अपन करेंगे तो बिल्कुल। आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिकली ही उसकी गिरफ्त में नहीं रहेगी। और अंत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभिषेक जी कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा, और इसको आप कैसे देखते हैं भविष्य के हिसाब से? आप इसको आपकी किस दृष्टि से आप इसको देखते हैं कि भाई क्या आपका विज़न है श्योपुर के रिगार्डिंग, क्या होना चाहिए सामाजिक कार्य में, कैसे एकजुटता आए, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा विजन यही है कि जो भी जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, जो मेरी जन्मभूमि है, वहाँ जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं ख़त्म हो। और यदि ख़त्म नहीं होती है तो मुझे जहाँ भी गलत लगता है तो मुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हमेशा, ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो सके। और यहाँ पर क्षेत्र की जनता बहुत भोली भाली है, तो यहाँ जनता का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो मैं पूरा प्रयास हमेशा से मेरा प्रयास रहता है कि मैं यहाँ के लोगों को भी जागरूक करूँ,
और उनको समझाऊं कि भाई अपने आवाज़ को बुलंद करो, ताकि एक जो सामाजिक स्तर पर कार्य करने की जो क्षमता है वो भी हम सबकी बढ़े और हम मजबूती से हर आवाज़ को उठा सके। मैं यही चाहता हूँ कि भाई मेरे क्षेत्र की समस्याएं खत्म हो, और मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा, संघर्ष करता रहूँगा। बाकी जो तो ये थे हमारे साथ अभिषेक जी, और हम लोग प्रयास करेंगे कि और जो भी सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और अगर पॉसिबल होगा तो उनके इनसाइट्स भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में किसी भी स्तर पे कार्य कर रहे हैं। प्रयास करेंगे कि उनके इनसाइट्स भी क्या क्या चीज़ें वो अपना एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करेंगे वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी से बात करके, पता चला कि भाई कैसे छात्र पॉलिटिक्स में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, कैसे कैसे हम ग्रो करते हैं। और इसके साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जब भी समय मिलेगा अभिषेक जी तो हमारे परिवार के ये मिलाते रहेंगे। जी नेक्स्ट टाइम बिल्कुल। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों से भी कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके उन्हें हम अभिषेक भैया से जी पूछें, ताकि आपके भी सवालों के कुछ जवाब उन्हें हमें मिल पाए। और अभी इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे